I have missed more than 9,000 shots in my career. I have lost almost 300 games. 26 times I have been trusted to take the game-winning shot and missed. I have failed over and over again in my life, and that is why I succeed. जी हाँ श्रोताओं, ये कहना था अमेरिका के सुप्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन का। स्पोर्ट्स हमें हारी हुई बाजी को भी जीतने का हुनर सिखाता है। इसलिए हर रोज शाम ठीक 7:20 पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, जिसमें होती हैं खेल जगत की तमाम खबरें, और उन खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार उत्तरा गणेशन। उत्तरा स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ। और अगर हम आज की कुछ प्रमुख खबरों पर नजर डालें तो भारत की राष्ट्रीय हॉकी टीमों के लिए जो ट्रेनिंग शिविर है वो तय समय के अनुसार आज से बेंगलुरु में शुरू हो रहे हैं। पुरुष और महिला टीमें बेंगलुरु में भारतीय खेल प्राधिकरण के दक्षिण केंद्र में ट्रेनिंग कर रही हैं। भारतीय पुरुष और भारतीय महिला टीमें 14 दिन के आइसोलेशन को पूरा करने के बाद खेल गतिविधियां दोबारा से शुरू कर रही हैं। हॉकी इंडिया के अधिकारियों और दोनों टीमों के मुख्य कोचों सहित स्टेक होल्डर्स के बीच ये फैसला किया गया और आज से ये ट्रेनिंग शुरू हुई। हालांकि उत्तरा, अगर हम देखें तो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह सहित 6 खिलाड़ियों की कोविड-19 जांच में पॉजिटिव होने के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद भारत की जो टीम है, हॉकी टीम है, या ये जो शिविर चल रहा है, ये अपने तय समय से इसकी शुरुआत हुई। जी, सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्कार। काफी महीनों के बाद उनसे मुलाकात हो रही है इस माध्यम से कोविड की वजह से। और जहां तक हॉकी का सवाल है, 2 दिन पहले ये लोग अस्पताल से इनको छुट्टी मिली थी, जब इन्होंने 2 लगातार इनके नेगेटिव टेस्ट आए थे और रिकवर हो गए थे हॉस्पिटल से। तो उन 6 खिलाड़ियों को अभी आइसोलेशन में ही रखा गया है। वो अपना क्वारंटीन 14 दिन का जो और है वो पूरा करेंगे रिकवरी के बाद का। ये शिविर जो है ये बाकी खिलाड़ियों के लिए है, जितने बाकी पुरुष खिलाड़ियों की कैंपर्स हैं और जितने भी महिला खिलाड़ी हैं, क्योंकि महिलाओं में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया था। और जो क्वारंटीन था उसमें भी पूरा आइसोलेशन में थे। नॉर्मली ये लोग एक रूम में 2 शेयर करते हैं, तो इस दौरान क्योंकि साई में भी खिलाड़ी ज्यादा है नहीं कोई इनके अलावा, तो सब अलग अलग कमरों में थे। तो वो क्वारंटीन पूरा करने के बाद आज से इनका शुरू हुआ है। हालांकि मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग जरूर लग रहा है, क्योंकि अभी अगले कुछ समय के लिए कोई कंपटीशन है नहीं इनका। मैं समझ सकती हूँ कि फेडरेशन को लगा हो कि बहुत टाइम आप बिना ट्रेनिंग के रहेंगे तो बॉडी आपकी ढीली पड़ जाती है, वो मोमेंटम टूट जाता है। और कहीं न कहीं एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी खिलाड़ी के मन पे पड़ता है जब आप इतने दिनों तक ट्रैक से दूर रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन घर जाने से पहले भी जो 3-3.5 महीने ये लोग साई में ही रुके थे, उसमें भी करीब 1.5-2 महीना इन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं की थी। तो उस टाइम पे यहाँ रह के भी कुछ ऐसा नहीं था कि इन्होंने कुछ मिस किया था, उल्टा और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ ही रही थी, जो हम समझ सकते हैं कि आप घर से दूर हैं, आप लॉकडाउन में हैं और ट्रेनिंग भी नहीं कर पा रहे हैं आप एक कैंप में बैठ के, तो वो थोड़ा सा जरूर मुश्किल होता है। जो एक टूर्नामेंट है इस साल में अभी इनका, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, उसका अभी कुछ पता नहीं है। सुनने में आया है कि वो कैंसिल हो सकती है, हालांकि ऑफिशियली कोई जानकारी उस पर नहीं आई है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय टीम अगले साल से पहले कोई टूर्नामेंट शुरू नहीं करेगी। तो ऐसे में अभी जो इन्होंने किया है, मैं मानती हूं कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, साथ में रहना बहुत जरूरी है 32-35 की जो पूरा कैंप है उसमें, ताकि आपको एक आइडिया मिले। और क्योंकि कोचेस यहीं पे थे पिछले 1-1.5 महीने में, जब खिलाड़ी अपने घर गए थे, तो उन्होंने कुछ अपने प्लान्स बनाए होंगे कि आगे ट्रेनिंग कैसे करनी है, कैसे चीजें बदलनी है, क्या तरीका अपनाना है। वो सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से ये 6 पॉजिटिव केसेस आए हैं, उससे थोड़ा सा ये लगता है कि क्या शायद ये कैंप थोड़ा सा और अगर डिले होता तो कुछ नुकसान नहीं हो सकता था। जी बिल्कुल। और इस समय 33 पुरुष और 24 महिला खिलाड़ी शिविर के लिए बेंगलुरु में हैं। और उत्तरा, जैसा कि आपने कहा कि हमने खिलाड़ियों की बात करी कि कोविड के इस दौर में जब वो ट्रैक से दूर रहते हैं, और बतौर एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आप भी बहुत करीब से कवर करती रही हैं इन सारी स्टोरीज को, तो इस दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
सच बोलूं तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है घर पे रहने में, और खिलाड़ियों से जिनसे मेरी बात हुई है उसमें भी ज्यादातर ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है, क्योंकि ये लोग इतना समय घर से बाहर बिताते हैं कि जितना भी समय घर पे मिले वो इनको कम लगता है। खास करके ऐसे खिलाड़ी जिनकी शादी हो चुकी है या जिनके बच्चे हैं, जैसे कि सुनील हैं या वीरेंद्र लाकड़ा हैं या श्रीजेश हैं, इन खिलाड़ियों के लिए और ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इनको आप क्योंकि बचपन से आप बाहर हो तो आपको माँ बाप से अलग रहने की आदत पड़ जाती है, आप अपने पार्टनर से अलग रह सकते हैं, लेकिन जहां पे बच्चों की बात आती है वहां पे बहुत मुश्किल हो जाता है इन लोगों का दूर रहना। तो मुझे इनमें से किसी ने भी, मुझे नहीं लगता है कि ट्रेनिंग, हाँ ये लोग सब ट्रेनिंग करना चाहते थे, इनको बहुत खुशी है वापस आके, लेकिन जिस तरह से अपने बच्चों के साथ इनको समय मिला है बिताने का, वो समय शायद बहुत प्रेशियस रहा है। बिल्कुल, जैसे होता है हर निगेटिव चीज में एक पॉजिटिविटी भी छुपी होती है, और कहीं ना कहीं शायद आज अगर ये इस दौर से हम गुजर रहे हैं तो शायद हम इस तरह की जो इमोशनल बातें हैं वो कर पा रहे हैं, खिलाड़ियों का वो पक्ष और वो पहलू देख पा रहे हैं जो शायद लोग मैदान के अलावा उसको नहीं, उसकी निजी जिंदगी को नहीं देख पाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक प्रोफेशनल होने के नाते ज्यादातर, सिर्फ हॉकी नहीं, हर खेल में हर खिलाड़ी नेशनल लेवल पे भी, सिर्फ इंटरनेशनल नहीं, उनको ये पता होता है कि उनकी जो प्रायोरिटी है वो खेल के प्रति है, देश के प्रति है, जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, जो फेडरेशंस हैं, जो उनके फैंस हैं, उनके प्रति है। लेकिन जब ऐसा कोई मौका आता है और आपको अपने घर वालों के साथ टाइम मिलता है तो अचानक से उनको भी ये रियलाइज होता है कि उन्होंने कितना कुछ मिस किया है। और खास करके जब इंटरनेशनल लेवल पे होता है, उन खिलाड़ियों से अगर आप बात करें, अभी वाले या जो रिटायर हो चुके हैं, उनसे भी अगर आप बात करें तो ज्यादातर के मन में जो एक खलिश रह जाती है वो सिर्फ ये रह जाती है कि हमने अपने बच्चों को बड़ा होते देखा ही नहीं। जब तक हम रिटायर होके घर पहुंचे वापस फुल टाइम, तब तक हमारे बच्चे बड़े हो चुके थे। तो मुझे लगता है कि ये जो टाइम मिला है, ये हर खेल में, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, उनको जो अपनी फैमिली के साथ इस वक्त टाइम मिला है, शायद ये सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज है उनके लिए। और अब जितने भी, चाहे वो बॉक्सर्स हों या रेसलर्स हों या एथलीट्स हों या हॉकी प्लेयर हों, ये जितने भी अब वापस ट्रेनिंग पे आएंगे तो मुझे लगता है मेंटली बहुत ज्यादा फ्रेश होके और तैयार होके आएंगे आगे की ट्रेनिंग के लिए। जी बिल्कुल, यही उम्मीद करते हैं कि जब खिलाड़ी दोबारा मैदान पर जैसे कि वापस आ रहे हैं, जो दोबारा ट्रेनिंग पे आएंगे तो वो और ज्यादा मजबूती के साथ वो मुकाबले में उतरेंगे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टूर में भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर, अदिति अशोक और त्रिसा मलिक की तिकड़ी कल से शुरू हो रहे $45 लाख इनामी AIG महिला ओपन में उतरकर इतिहास रचेंगी। ये पहली बार है जब भारत की 3 महिला खिलाड़ी किसी मेजर टूर्नामेंट में एक साथ खेल रही हैं। इस टूर्नामेंट में पदार्पण कर रही त्रिसा कैमली नेनार्थ और जेनिफर चांग के साथ शुरुआत करेंगी, जबकि 2018 में महिला ओपन में संयुक्त 22वें स्थान के साथ मेजबान टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली अदिति को स्टेफनी मीडो और ऑस्टिन अर्नस्ट के साथ रखा गया है। दीक्षा अपने अभियान की शुरुआत एली मैकडोनाल्ड और गैबी लोपेज के साथ करेंगी। कोरोना वायरस महामारी के कारण कोर्स पर दर्शकों को आने की इजाजत नहीं होगी। टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही 144 खिलाड़ियों में से 20 मेजर टूर्नामेंट जीत चुकी हैं, जिससे प्रतियोगिता में कड़ी प्रतिस्पर्धा की उम्मीद है। बिल्कुल, और कुछ समय पहले जब मेरी अदिति से बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि अब सिर्फ कोर्स पे उतरने की उनको जल्दी है। वो इतना लंबा समय कभी कोर्स से दूर नहीं रही हैं और वो सिर्फ कंपटीशन में उतरना चाहती हैं, चाहे वो दर्शकों के साथ हो, बिना दर्शकों के हो, चाहे कहीं पे भी हो रहा हो। तो ये एक अच्छी चीज है कि फाइनली प्रोफेशनली उतर रहे हैं, और शायद हमारे गोल्फर्स ही हैं जो सबसे पहले एक्टिव स्पोर्ट्स में उतरे हैं। इससे पहले अर्जुन अटवाल वगैरह मेंस टूर पे खेल चुके हैं प्रोफेशनली, उनके टूर्नामेंट्स हो चुके हैं 2-3। तो अच्छी चीज है कि गोल्फ से ही सही एक शुरुआत हुई है भारतीय खिलाड़ियों की वापस कंपटीशन में आने की। और मुझे लगता है अदिति अशोक के लिए ये और भी अच्छा होगा, और क्योंकि जो अवार्ड्स की अनाउंसमेंट हुई है उसमें उनका नाम अर्जुन अवार्ड के लिए रखा गया है, जो एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है, और ये शायद दूसरी या तीसरी बार उनका नाम गया था और इस बार उनको रिकमेंड किया गया है, तो मुझे लगता है वो चीज भी वो अपने साथ लेके उतरेंगी तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस के
साथ उतरेंगी, क्योंकि जब आपको रिकॉग्निशन मिलती है अपने देश से, अपने सरकार से, तो उससे आपका मनोबल और बढ़ता है, आपको और ज्यादा अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल, पूरे देश की उम्मीद इन तीनों गोल्फर पर लगी होंगी कल। और अब हम बढ़ते हैं अगले स्पोर्ट्स की ओर। जी हाँ, अब बात करते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच चल रही क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला की। इस श्रृंखला में इंग्लैंड की 3 टेस्टों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनी हुई है। तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच 21 अगस्त से खेला जाएगा। पहले टेस्ट मैच की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3 विकेट से हराया था। इंग्लैंड की इस जीत में जोस बटलर और क्रिस वोक्स ने अहम भूमिका निभाई थी। जोस बटलर ने 75 रन बनाए थे, वहीं वोक्स 84 रन बनाकर नाबाद रहे थे और वो मैन ऑफ द मैच भी चुने गए थे। दूसरे टेस्ट की अगर हम बात करें तो वो मैच बारिश और खराब रोशनी से प्रभावित हुआ था और 5वें दिन ड्रॉ समाप्त हो गया था। ये टेस्ट 5वें दिन बारिश से प्रभावित रहा। पाकिस्तान ने पहली पारी में 236 रन बनाए। इंग्लैंड ने 4 विकेट पर 110 रन के स्कोर पर पारी घोषित की, जिसके साथ ही मैच भी ड्रॉ समाप्त घोषित किया गया। इसके बाद अभी अगर हम देखें तो एक मैच और बचा हुआ है और 28 अगस्त से 3 मैचों की 2020 श्रृंखला भी शुरू हो रही है। 2020 श्रृंखला का दूसरा मैच 30 अगस्त और तीसरा 1 सितंबर को खेला जाएगा। तो ये जो अगर हम देखें तो बहुत दिनों से जब सारे स्पोर्ट्स बंद थे तो उसके बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज हुई, पूरे हम ये कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें जो हैं वो इस पर थी, क्योंकि यही एक अकेला मैच खेला जा रहा था। बिल्कुल, और इससे पहले जो वेस्ट इंडीज सीरीज हुई थी वो भी काफी अच्छी सीरीज हुई थी। और मेरे ख्याल से अगर जिन लोगों को ये लगता है कि टेस्ट मैच खत्म होते जा रहे हैं, उनको ये दोनों सीरीज जरूर देखनी चाहिए थी, जो अभी पाकिस्तान की चल रही और जो वेस्ट इंडीज की भी हुई थी, क्योंकि चाहे वो कंडीशंस हों या जैसी भी जो भी वजह रही हो, बैट और बॉल के बीच का जो मुकाबला है जो लिमिटेड ओवर्स में काफी हद तक खत्म होता जा रहा है, स्पेशली T20 में जिसमें बॉलिंग को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती है, वो बहुत अच्छे से देखने को मिली थी। और जहां तक हम पहले टेस्ट मैच की अगर बात करें पाकिस्तान वाले सीरीज की, तो पाकिस्तान को अभी भी इस बात का मलाल होगा कि उन्होंने उस टेस्ट को हाथ से निकल जाने दिया, सिर्फ एक जोड़ी को जो नहीं तोड़ पाए बीच में, क्रिस वोक्स और जोस बटलर की, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में भी उन्होंने बहुत तेजी से ऊपर के सारे विकेट निकाल दिए थे, लेकिन उस जोड़ी को वो नहीं तोड़ पाए और इसलिए हार गए। बहुत उस पे एनालिसिस होगा, लोग अच्छा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, कप्तानी पे सवाल उठे हैं, बॉलिंग पे सवाल उठे हैं, बैटिंग पे सवाल उठे हैं, लेकिन जब भी ऐसी कोई बात होती है तो हारने वाली टीम पे सवाल उठते ही हैं। हाँ। मुझे लगता है कि अगर जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि हर चीज में पॉजिटिव देखना चाहिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्रेडिट जॉस बटलर और वोक्स को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी पाकिस्तान की रही है, चाहे वो स्पिन में यासिर शाह की हो या आपके पास शाहीन शाह अफरीदी हो या मोहम्मद अब्बास हो तेज गेंदबाजी में, उस गेंदबाजी के सामने खड़े रहना और इतना लंबा समय खड़े रहना और पेशेंस के साथ खेलना, ये आसान बात नहीं है। खास करके जॉस बटलर के लिए जो बहुत खराब फॉर्म में चल रहे थे, पूरे वेस्ट इंडीज टीम में उनका कुछ नहीं हुआ था, पूरे वेस्ट इंडीज सीरीज में वो नहीं कर पाए थे, उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो उस तरह से भी इमोशनली और मेंटली भी प्रेशर में थे। उनके पोजीशन पे सवाल उठ रहे थे बार बार कि आप क्यों इस चीज को इनको क्यों नहीं रिप्लेस कर रहे हैं। तो उस पोजीशन में आके खेलना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्रेडिट उनको भी दिया जाना चाहिए। जी, और उतरा इस बीच पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अजहर महमूद को इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 28 अगस्त से शुरू हो रही 3 मैचों की जो 2020 श्रृंखला है उसके लिए अपने कोचिंग स्टाफ में शामिल किया है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि 45 साल के महमूद ओल्ड ट्रैफर्ड में सुरक्षित वातावरण में होने वाली श्रृंखला में इंग्लैंड के गेंदबाजी कोच जॉन लुइस का सहयोग करेंगे। तो अब ये हम देखें कि किस तरीके से जो है इनके आने से अजहर महमूद के, क्योंकि अगर अब वो इंग्लैंड की ओर से पाकिस्तान को मतलब देखेंगे तो वो जब इतने करीब से आप किसी टीम के साथ खेल चुके होते हो और उसके बाद एक अपोजिट टीम का हिस्सा बनते हो, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि कुछ फर्क पड़ता है?
देखिए, आज की तारीख में सब इतना प्रोफेशनल हो चुका है कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा उस तरह से फर्क नहीं पड़ता, अनलेस अजहर महमूद के पास ऐसा कोई इंटरनल सीक्रेट हो किसी खिलाड़ी के बारे में जिसको वो यूज कर सकें। लेकिन जिस तरह से वीडियोग्राफी होती है, जिस तरह से एक एक बॉल को और उसके पूरे एक्शन को एनालाइज किया जाता है, अरे शॉट को एनालाइज किया जाता है बैट्समैन के, तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा ऐसी चीज होगी जो छुपी हुई होती है किसी भी टीम के साथ। हर टीम का हर खिलाड़ी हर दूसरे खिलाड़ी के बारे में सब कुछ जानता होता है। तो लेकिन अजहर महमूद के पास जो एक्सपीरियंस है वो जरूर उसको अपने खिलाड़ियों के साथ साझा करने की कोशिश करेंगे, और जो सामने की टीम में जो कोचेस हैं उनके साथ वो टैक्टिकली या स्ट्रेटेजिकली किस तरह से अपने प्लान बनाते हैं वो शायद ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि सामने वाली टीम के साथ जिस तरह के कोचिंग स्टाफ में खिलाड़ी हैं, यूनुस खान देखे हमने, मिसबा वहां पे हैं जो सेलेक्टर हैं, तो उनके साथ आप अपना किस तरह से प्लान करते हैं, अपने खिलाड़ियों को ऐसा क्या बताते हैं, वो मुझे लगता है इंटरेस्टिंग होगा। और दूसरी चीज, क्योंकि अजहर महमूद कमेंट्री कर रहे हैं इस वक्त इस टेस्ट सीरीज में, तो वो उस एक अलग एंगल से भी देख रहे हैं खिलाड़ियों को अपने सामने खेलता हुआ, तो हो सकता है कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऐसा देख पाए जो खिलाड़ी या कोच नहीं देख पाते हैं। जी हाँ, और क्रिकेट की ही बात करते हैं। पूर्व क्रिकेटर गोपाल स्वामी कस्तूरी रंजन का आज बेंगलुरु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कस्तूरी रंजन 89 वर्ष के थे और वो पूर्व क्रिकेटर, प्रशासक और बीसीसीआई के क्यूरेटर रहे। क्रिकेट जगत से जुड़े सूत्रों ने बताया कि उन्होंने दाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में अपने अधिकांश जो मैच हैं वो रणजी ट्रॉफी में 1948 से 1963 के बीच मैसूर की ओर से खेला था, और आज उनके निधन पर बहुत सारे लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बिल्कुल, और जिस तरह का पूरा बैंगलोर, मैसूर, कर्नाटका का क्रिकेट कल्चर है, वहां के हिसाब से ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है कि अनिल कुंबले से लेके तमाम बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने अपनी श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि वहां का जिस तरह का क्रिकेट कल्चर है उसमें आप पुराने खिलाड़ियों को भूलते नहीं हो, उनको हमेशा याद रखते हो और हमेशा उनको इज्जत देते हो। बिल्कुल, और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, वो भी क्रिकेट से ही है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के संयुक्त सचिव राजन मनचंदा ने बताया है कि दिवंगत चेतन चौहान के सम्मान में फिरोज शाह कोटला मैदान पर दर्शकों के एक स्टैंड को उनके नाम पर रखने के प्रस्ताव पर डीडीसीए की शीर्ष परिषद की अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। बता दें कि भारत के लिए 40 टेस्ट मैच खेलने वाले सुप्रसिद्ध खिलाड़ी चेतन चौहान का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया था। वो डीडीसीए के उपाध्यक्ष से लेकर मुख्य चयनकर्ता तक कई पदों पर काबिज थे। डीडीसीए के अगर हम इसमें देखें तो 2 गेट वीरेंद्र सहवाग और अंजुम चोपड़ा के नाम पर हैं, जहां मंसूर अली खान पटौदी, मोहिंदर अमरनाथ, बिशन सिंह बेदी और गौतम गंभीर के नाम पर 4 स्टैंड हैं, जबकि पवेलियन का नाम कुछ वक्त पहले ही भारतीय कप्तान विराट कोहली के नाम पर रखा गया था। बिल्कुल, और इससे ये भी समझ आता है कि बहुत भले ही डिस्पाइट द सिस्टम हो या कुछ भी कहें, खिलाड़ी दिल्ली से कितने बड़े निकले हैं हमेशा। चाहे हम ये कहें कि सिस्टम बहुत खराब है और यहाँ पे उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलता है और पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब ऐसे अचीवमेंट सामने आते हैं और जब ऐसे नाम सामने आते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि दिल्ली में क्रिकेट का इतिहास कितना पुराना है और कितना अच्छा रहा है हमेशा से। जी हाँ, और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं यूरोप के फुटबॉल क्लबों के सबसे बड़े टूर्नामेंट यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल की, जिसमें पेरिस सेंट जर्मेन का इंतजार आखिर खत्म हुआ और फ्रांस की शीर्ष टीम ने चैंपियंस लीग मैचों के बाद अंततः यूरोप की इस शीर्ष क्लब फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले किसी दूसरे क्लब को फाइनल तक पहुंचने के लिए इतने मैचों का इंतजार नहीं करना पड़ा है। इससे पहले का रिकॉर्ड आर्सेनल के नाम था, जिसने 1971 से 2006 के बीच 90 मैच खेलने के बाद फाइनल में प्रवेश किया था। फाइनल में पीएसजी का सामना बायर्न म्यूनिख या फ्रांस के ही क्लब लियोन से होगा। अब देखना यह होगा कि आज रात लिस्बन में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में कौन सी टीम फाइनल में पहुंचती है। और उत्तराफ समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएं। आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को इजाजत। नमस्कार।